आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 11th अकाउंटिंग का टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। स्टूडेंट्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट। और कॉस्ट कितने तरह की होती है, कहां कहां कॉस्ट वर्ड का यूज होता है, इसके बारे में हम आज के टॉपिक में कवर करेंगे। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या है कॉस्ट से रिलेटेड। इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू क्रिएट और सेल प्रोडक्ट्स और टू एक्वायर एन एसेट्स। स्टूडेंट्स, कॉस्ट आपने बहुत जगह सुना होगा, कई सब्जेक्ट्स में सुना होगा कि किसी ना किसी चीज की कॉस्ट क्या होती है। और कॉस्ट प्राइस आपने जब क्लास 8th या 9th में जब आप मैथ्स पढ़ते हैं तो उसमें इक्वेशंस वाले क्वेश्चन में भी आता है। जब स्टेटमेंट होती है उससे इक्वेशन बनाना होता है, या अगर प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन जब आपने किए होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दो तरह की प्राइस होती थी। और कॉस्ट प्राइस कौन सी होती थी? जिसमें सामान खरीदा जाता है। तो अकाउंटिंग में भी बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स। अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं और आपका जो मेन सामान है उसको आप खरीदना चाह रहे हैं, तो किसी भी तरह का सामान अगर आप खरीदेंगे तो उसकी एक कॉस्ट होती है और वही कॉस्ट पे करके आप उस सामान को अपने प्रेमिसेस में ला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यही यहां पर भी लिखा है, आप देख सकते हैं अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर वर्ड आ जाए तो आप समझ जाना स्टूडेंट्स कि ये दोनों तरह के एक्सपेंडिचर हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। ठीक है, कोई सा भी एक्सपेंडिचर हो सकता है। रिक्वायर्ड टू क्रिएट, तो किसी एसेट को बनाने के लिए, एसेट या कोई भी जो आपका बिजनेस का मेन काम है उसका प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी खर्चा आता है और उसको बेचने में जो भी खर्चा आता है। ठीक है, अब यही नहीं कि आपने बना दिया तो खर्चा पूरा हो गया, अब आपको उसको सप्लाई भी करना है अलग अलग जगह, तो उसमें भी तो खर्चा आता है। उसके अलावा आप लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए भी तो खर्चा करोगे ताकि आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मार्केट में फैले, जिसको हम एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन या जो एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस होता है इसको भी हम इसमें कॉस्ट में ऐड करते हैं। तो ये तो हो गया बनाना और बेचना। अब कभी कभी हमको किसी एसेट को खरीदने की भी जरूरत पड़ जाती है जो कि हम नहीं बेचने वाले हैं, लेकिन इस एसेट का यूज हम अपने बिजनेस में करने वाले हैं। एग्जाम्पल मशीनरी, फर्नीचर, लैपटॉप या और भी कोई चीज। ठीक है, कार, मोटर कार, कुछ भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें बिजनेस में यूज की जाती हैं स्टूडेंट्स, लेकिन इसको हम बेचते नहीं है। फिर भी इसकी कॉस्ट जो है उसको हम एक्सपेंस में, यानी कि इसका जो भी खर्चा होगा उसको हम कॉस्ट में ऐड कर देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो कॉस्ट का मतलब आपको आई होप क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉस्ट आर देयर सच एज, तो कुछ तरह की कॉस्ट जो कि एग्जाम्पल में मैंने लिखी है, आइए समझते हैं। तो यहां देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल वो सामान होता है जो कि हम किसी सामान को बनाने के लिए लाते हैं और उस सामान को बन जाने के बाद फिर हम उसको बेचते हैं, जो कि फिनिश्ड प्रोडक्ट कहलाता है। तो रॉ मटेरियल अगर हमने किसी दुकान से खरीदा है या किसी कंपनी से खरीदा है तो स्टूडेंट्स उसकी कॉस्ट पे की गई होगी, तो वही जो उसका खर्चा हुआ है वो हो गया कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। कॉस्ट ऑफ लेबर, अब लेबर्स को हम कुछ पैसा देंगे, चाहे वो वेजेस है, ज्यादातर लेबर्स तो वेजेस ही लेते हैं, तो फिलहाल वेजेस पे ही रहते हैं, तो वेजेस जो है वो आ जाएगी कॉस्ट में। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल। अब देखिए यहां पर अब देखिए फैक्ट्री में काम होगा तो पावर भी लगेगी और फ्यूल भी लगेगा। पावर मतलब जो बिजली होती है और फ्यूल मतलब जो ईंधन होता है। ठीक है, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, बहुत सारी चीजें लगती हैं। तो ये सब भी तो हमको खरीदना पड़ेगा और इसकी भी कोई कीमत होगी, और ये कीमत जो है वो हम अकाउंट्स में कॉस्ट के नाम से ही रिकॉर्ड करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये भी कॉस्ट ऑफ पावर फ्यूल भी कॉस्ट में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो यहां से लेके यहां तक जो मैंने जितने भी एग्जांपल्स लिखे हैं, आप देख सकते हैं ये एसेट को क्रिएट करने में यूज हो रहे हैं, है ना। एसेट को क्रिएट करने में ये तीनों चीजें यूज होती है। उसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मशीनरी लिखा हुआ है, तो ये भी एक तरह की कॉस्ट है जिसमें हमने एक एसेट खरीद ली है। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट का एग्जांपल, टू एक्वायर एन एसेट वाला। ठीक है, तो ये वाला जो एग्जांपल हो गया स्टूडेंट्स, ये कौन सा हो गया? एसेट। तो यहाँ पे मैंने एसेट खरीद ली है। अब मशीनरी की जगह कोई भी एसेट हो सकती है, वो यहीं पे आएगी। कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, अब ये एडवर्टाइजमेंट मतलब सेलिंग। अब देखिए सेलिंग में खर्चा होगा ना, सेलिंग करने में भी तो खर्चा आएगा। पहले तो लोगों को हमको ये बताना होगा कि हम ये सामान बना रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद लोगों को पता लग गया, उन्होंने ऑर्डर देना शुरू किया, तो हमको एक और खर्चा करना पड़ेगा जो कि ट्रांसपोर्ट पे होगा, है ना। तो ये ट्रांसपोर्ट और एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो होता है वो सेलिंग वाले डिपार्टमेंट में आ जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये भी कॉस्ट होती है एक तरह की। लास्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स,
इट इज चार्ज एज एन एक्सपेंस इन द केस ऑफ प्रोडक्शन एंड सेलिंग। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो कॉस्ट होती है उसको हम एक्सपेंस में लिखते हैं। अब ये आगे चल के जब आपको एक्सपेंस वगैरह के बारे में अच्छे से बताया जाएगा, अकाउंटिंग कैसे करते हैं, हालांकि एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में जो फर्क होता है वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी जो एक्सपेंस को रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है, कौन सी साइड किया जाता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, ये सब आपको आगे रूल्स में बताया जाएगा। तो आपको समझ आएगा कि जो कॉस्ट होती है उसको एक्सपेंस में क्यों लिखा जाता है। ठीक है, आपको मैं बता देता हूं कि देखिए जो प्रोडक्शन में खर्चा हुआ, ठीक है, जो प्रोडक्शन में खर्चा हुआ है और जो सेलिंग में खर्चा हुआ है वो ऐसा खर्चा है जिसका मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि प्रोडक्शन मैंने किया है और जो सामान प्रोड्यूस हुआ है वो तो मार्केट में चला जाएगा बिकने के लिए, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। और सेलिंग में भी जो खर्चा किया है वो इसलिए किया है ताकि सामान लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, इसमें भी मुझे कुछ नहीं मिलने वाला या मेरे बिजनेस के पास कुछ नहीं रहेगा इसमें से। हाँ, प्रॉफिट होगा वो अलग बात है, लेकिन ये सामान तो नहीं रहेगा ना। उसके बाद लेकिन अगर हम देखें यहां पर, बट इन द केस ऑफ एन एसेट इट इज अ डेफर्ड एक्सपेंस। लेकिन अगर मैं एसेट पे खर्च कर रहा हूं, कोई मशीन ला रहा हूं, कोई फर्नीचर ला रहा हूं, तो उसमें मैं ये देखूंगा कि जो मशीन है मेरी बिजनेस प्रेमिसेस में पड़ी हुई है ना। तो इसका मतलब वो तो मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो है जिसको मैं रख सकता हूं, तो उसका तो हो सकता है मैं फायदा भी उठा लूं कल। लेकिन जो ऊपर प्रोडक्शन और सेलिंग में जो चला गया वो तो कॉस्ट हमेशा के लिए चली गई, तो उसको तो हम एक्सपेंस में लिख देते हैं। लेकिन अगर कोई एसेट वगैरह लेते हैं तो उसको हम डेफर्ड एक्सपेंस मान के चलते हैं। अब ये डेफर्ड एक्सपेंस मतलब फ्यूचर का एक्सपेंस, तो ये धीरे धीरे कटेगा, एक ही साल में एक ही बार में नहीं कट जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर मैं रेंट देता हूं या लेबर को वेजेस दे देता हूं तो वो एक कुछ समय में खत्म हो जाएगी। उसी साल जो लेबर होगा वो काम करके उस सैलरी को या उस वेजेस को मेरे लिए एकदम खत्म कर देगा, वो खुद कमा के ले जाएगा उस पैसे को, है ना। लेकिन अगर मशीन रखी है तो क्या मैं मशीन को तुरंत लाके उसको इतना यूज कर सकता हूं कि वो खत्म हो जाए और वो मेरे किसी काम की ना रहे? नहीं, उसको तो मैं कई साल तक यूज करूंगा। तो स्टूडेंट्स, ये इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है डेफर्ड एक्सपेंसेस, जो कि मैं जब रिकॉर्डिंग करेंगे हम लोग तब बताऊंगा आपको ये कहां पे जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप आपको कॉस्ट से रिलेटेड सभी पॉइंट्स क्लियर हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स, यहां पे खत्म होता है हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में बताए गए सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।